चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ना कौन सा फिनिश किया था, इफ रिमेम्बर, दैट इज सेक्शन 164, राइट। और सेक्शन 164 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशंस होती है, राइट। तो कोई भी डायरेक्टर बेटा कैसे डायरेक्टर के पोस्ट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होता है, उसके हमने कुछ ग्राउंड्स पढ़े थे, याद है आपको? हाँ जी। हाउ मेनी ग्राउंड्स आर देयर? 8 या 9? बोलो। नहीं बोलोगे? याद भी है कुछ? 9 ग्राउंड थे, राइट। ओके। अब जरा सुनो ध्यान से, जरा जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस। मतलब क्या है इसका, वेकेशन ऑफ ऑफिस? जरा एक मिनट तो देखो बच्चों, फटाफट से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए सेक्शन 167 का। किसका जी? सेक्शन 167 का, जहां पर हम बात करते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस। ठीक है। इधर देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। जैसे मान लो दिस इज कंपनी। ये क्या है जी? कंपनी है, राइट। एंड एक कोई पर्सन है, मिस्टर एक्स, जिसको हमने क्या करा है बेटा? अपॉइंट करा है एज अ डायरेक्टर। हमने क्या करा बच्चे इसको? अपॉइंट करा है एज अ डायरेक्टर। ठीक है। अब एक कंपनी में लेट अस अज्यूम अपॉइंट हो गया और डायरेक्टर की पोस्ट को होल्ड कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी में मिस्टर एक्स होल्ड करता है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत? भाई मैं आपको ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग सिचुएशन बता ही चुका हूँ, है ना। हमने पढ़ा था सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट्स को लेके, एंड साइमल्टेनियसली 161 भी हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से एक डायरेक्टर को हम कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब लेटेस्ट अज्यूम सर, ये जो पर्सन है ये अपॉइंट हो गया है कंपनी के डायरेक्टर की पोस्ट में। अब यहां पर मैं आपको ना कुछ सिचुएशन या सर्कमटेंसेस बढ़ाने वाला हूँ। सॉरी, यहां पर मैं आपको क्या कराने वाला हूं बेटा? कुछ सिचुएशंस या यू कैन से सर्कमस्टांसेस, जहां पे हमारे इस पर्सन, इस डायरेक्टर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? वेकेंट द ऑफिस। तो सर ये जो ग्राउंड्स हैं ऑफिस वेकेंट करने के, कौन कौन से ग्राउंड्स और वो कहाँ पे डिफाइन करे गए हैं? तो वो डिफाइन करे गए हैं सेक्शन 167 में। ठीक है। तो सेक्शन 167 में विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ग्राउंड्स अंडर विच अ डायरेक्टर हैव टू वेकेंट हिज पोस्ट। उसको अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस सेक्शन 164 में। ठीक है। तो जैसे मान लो अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अपॉइंटमेंट के बाद, क्या हो जाता है बेटा? डिस्क्वालीफाई हो जाता है, एनी ग्राउंड में फंस जाता है, जो भी आपने सेक्शन 164 में पढ़े थे। तो भैया उसकी वजह से उसको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा? वेकेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड अंडर विच दैट पर्टिकुलर पर्सन हैव टू क्या बेटा? वेकेंट हिज ऑफिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, विल अंडरस्टैंड अंडर सेक्शन 167। कॉपी करेंगे फटाफट से। ले वो काट के देना तो, बोल दो एक बार, फिर पिघल जाए क्या फायदा?
वेरी गुड। डन। हाँ जी। तो अब हम उस ग्राउंड्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं जिन ग्राउंड्स में डायरेक्टर को अपनी पोस्ट क्या करनी पड़ेगी बच्चे, वेकेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया ना ये? ओके, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। देखिए सर, कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शेल बिकम क्या बेटा, वेकेंट इन केस, यानी कि इन फॉलोइंग केसेस में बेटा डायरेक्टर को अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा। सबसे पहला, ही इनकर एनी, क्या लिखा हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन अंडर सेक्शन 164, यानी कि 164 में जितने भी ग्राउंड्स लिखे थे बेटा वेकेशन, सॉरी, डिस्क्वालिफिकेशन के, तो अगर आप उनमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको इमीडिएट बेसिस पे ऑफिस क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। बट इसके आगे ये सिचुएशन देख, कहता था ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शेल बिकम वेकेंट इन ऑल कंपनीज, यानी कि सभी कंपनीज में आपका ऑफिस क्या हो जाएगा बेटा, खाली करना पड़ेगा आपको, अदर देन द कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट अंडर द सबसेक्शंस, यानी कि अगर किसी कंपनी ने क्या करा बेटा, डिफॉल्ट करा है, जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है उस कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनीज में आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब इसको आगे चलकर और अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट जो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड है वो किसका है बेटा, 164 का। किसका ग्राउंड से बेटा, 164 का। इसमें कोई दिक्कत किसी, हाँ जी। अब इधर देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। याद है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में तो हमने ग्राउंड्स पढ़े थे, सबसेक्शन 2 क्या था, कौन सा डिफॉल्ट, एनुअल रिटर्न फाइल ना करे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना करा हो। ओके, तो वही है बेटा ये। आप उस कंपनी में, जिस कंपनी में क्या हुआ है, डिफॉल्ट हुआ है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में, उस कंपनी में आपका ऑफिस खाली नहीं करना है। बाकी अदर उसके अलावा जो कंपनीज है उनमें आपका ऑफिस क्या करना पड़ेगा। देखो डिस्क्वालीफाई तो आप हो चुके हो, तो प्रश्न आता सर क्यों नहीं करना। इधर देखो, टाइम क्या हो रहा है भाई, है क्यों, अच्छा, ठीक है बैठो, देखो तो ध्यान से। देखिए सर, मान लीजिए एक पर्सन है, मिस्टर एक्स। ठीक है, कौन है बेटा, मिस्टर एक्स। एंड लेट अस अज्यूम सर ये डिस्क्वालीफाई हो गया है। ये क्या हो गया है, डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, अब सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्क्वालीफाई हुआ है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 1। तो बताओ ऑफिस खाली करना पड़ेगा, हाँ, ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। कहाँ, एवरी कंपनी में। इस केस में आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा, वेकेंट फ्रॉम एवरी कंपनी। एवरी कंपनी का मतलब भैया जिस भी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं उन सभी कंपनीज में आपको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बट मान लेते हैं सर मिस्टर एक्स का जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। अब मैं सेकंड केस बता रहा हूं आपको। ये भाई साहब डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। किस में हो रहे हैं बेटा डिस्क्वालीफाई, अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 का जो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड था वो ये था कि कंपनी ने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट, मतलब जिस कंपनी में ये एक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया बेटा, डिफॉल्ट कर दिया है किसमें, एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने में, बोलो जी। या फिर पेमेंट ऑफ किसकी बेटा, पेमेंट ऑफ कोई भी डेट वगैरह है,
आउटस्टैंडिंग जो डेट है आपका, वो डिपॉजिट्स है एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें आपने डिफॉल्ट करा। अच्छा, इस केस में क्या था, 3 साल, पिछले 3 साल, और यहाँ पे कितना था, 1 ईयर और मोर। ये सिचुएशन था ना, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। बोलो जी। हाँ। तो सर ये वाले केस में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, तो अगेन आपका ऑफिस क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेकेंट। यानी कि सुनो यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट रहेगी। ऑफिस हमारा वेकेंट हो जाएगा फ्रॉम ऑल कंपनीज, मतलब जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ऑफिस वेकेंट हो जाएंगे सभी कंपनी से। अच्छा, उस कंपनी को छोड़ के, एक्सेप्ट द कंपनी जिसमें क्या हुआ है जी, डिफॉल्ट हुआ है। क्योंकि भैया आपको वहां पे रहना पड़ेगा। इंक्वायरी किसकी होगी, अगर आप ऑफिस खाली करके चले जाओगे तो भैया डिफॉल्ट की इंक्वायरी किसके ऊपर होगी, हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। तो उसके लिए तो आपको रहना पड़ेगा ना ऑफिस में। ऑल दो यू आर डिस्क्वालीफाइड, आप क्या हो चुके हो, डिस्क्वालीफाई, बट आपका ऑफिस अभी भी खाली नहीं होगा। क्योंकि जवाबदेही किसकी होगी बेटा, इन्हीं पर्सन की होगी। इसलिए आपके ऑफिस को हम यहाँ पर वेकेट नहीं करेंगे। समझ में आया ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों हम नहीं कर रहे हैं इनको वेकेट। चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट से प्लीज। क्या, मैं समझा नहीं। सभी कंपनीज पे था ना, ऑल एक्सेप्शन था वहां पे। नहीं,
164 तो सब पे एप्लीकेबल है ना भाई। नोट्स में देखो मैंने लिखवाया कहीं पे कुछ एक्सेप्शंस वगैरह कुछ? पढ़ के भी तो नहीं आते हो तुम लोग। ऐसे देखते हो जब पहली बार सुन रहे हो कॉन्सेप्ट को। नालायक। हो गए? थोड़ा जल्दी करो प्लीज। आ रहा हूँ एक मिनट। 164 सबके ऊपर एप्लीकेबल है भाई। सबसेक्शन 2 कह रहे हो ना? हाँ, गवर्नमेंट कंपनी में एग्जामिशन है। सबसेक्शन 2 का। देखो, डिफॉल्ट के रिलेटेड है ना, डायरेक्टर से रिलेटेड थोड़ी है। तो गवर्नमेंट कंपनी में अप्लीकेबल नहीं होने का मतलब अगर एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं भी है तो वहां डिफॉल्ट नहीं हुआ ना। अगर आप प्राइवेट में हो तो वहां तो डिफॉल्ट कंसिडर हो गया, तो आपको ऑफिस तो खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऑफिस तो आपको सभी कंपनी से खाली करना पड़ेगा ना। जैसे देखो, आप जो पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो गवर्नमेंट कंपनी में और अदर कंपनीज में, राइट? यही है। अब मान लो आप डायरेक्टर दोनों में हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब सर यहाँ पे सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, इसको एग्जामिशन मिल गई है। क्या मिल गई है? एग्जामिशन मिल गई है वाइट नोटिफिकेशन में। एक सेकंड रुकना। नोटिफिकेशन नंबर क्या है इसका? ठीक है। तो इन्होंने बोला सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज है, अगर मान लो उन्होंने एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं भी कर रखा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा है जो भी पर्टिकुलर ईयर था, उसमें डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। है ना? बट मान लो अदर कंपनी में डायरेक्टर हो, कोई मिस्टर एक्स यहाँ पर भी डायरेक्टर है और यहाँ पर भी डायरेक्टर है, भाई अदर कंपनीज में तो सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल है। तो मान लो इन्होंने फाइल नहीं करा तो ये पर्सन एज पर दिस कंपनी क्या हो गया? तो ऑटोमेटिकली जब डिस्क्वालीफाई हो तो डिस्क्वालीफाई कहां से भी होगा? सभी कंपनी से। है ना? तो कंपनी के ऊपर एप्लीकेशन इंडिविजुअल डायरेक्टर के ऊपर थोड़ी होगा ये। ये डिफॉल्ट किसने करा है? कंपनीज ने। है ना? तो गवर्नमेंट कंपनी के अगर मान लो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो दिस पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड एज डिस्क्वालीफाइड। हाँ।
बट यहाँ पर अगर हुआ है तो ये डिस्क्वालीफाई कंसिडर हो गया, और फिर ऑफिस खाली होगा तो सबसे होगा। समझे ना? ये है। नहीं, क्लियर हुआ? हाँ हाँ, यहाँ पे बैठेगा, बाकी सबसे ऑफिस खाली हो जाएगा। डिफॉल्टिंग कंपनी में रहेगा, बाकी जितनी भी कंपनीज में सब में क्या हो जाएगा? हाँ, ऑफिस खाली करना पड़ेगा, चाहे फिर वो गवर्नमेंट कंपनी कोई सी भी हो। समझ गया ना? एप्लीकेबिलिटी सेक्शन के ऊपर, कंपनी के ऊपर है। गवर्नमेंट कंपनी में अगर हुआ है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं कंसिडर होगे, है ना? ये समझ में आ गया? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ये वाला पॉइंट नंबर बी। कह रहा इफ ही absent himself from all meeting of the board of director held during the period of 12 month with or without seeking leave of absence of the meeting। जैसे देखो, क्या होता है ना, कंपनीज में बोर्ड्स और डायरेक्टर की मीटिंग होती है। इधर सुनना, पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है आपसे। कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या होती है जी? मीटिंग्स होती हैं। अगर मैं कौन सा बताऊं आपको, सेक्शन 173 का, ठीक है? तो ये बेसिकली डिफाइन करता है किसको? बोर्ड मीटिंग को। किसको डिफाइन करता है? बोर्ड मीटिंग को। ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग कंपनी में करना मैंडेटरी है, कुछ बेसिक नंबर्स हैं, आप जब सेक्शन 173 पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साल में कितनी मीटिंग्स करना मैंडेटरी होता है। ठीक है। तो मान लो कंपनी में फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जो कि डायरेक्टर, ठीक है, एंड कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है, राइट? अब ये जो व्यक्ति है ना मिस्टर एक्स, ये अपसेंट है कंपनी के, फ्रॉम अपसेंट फ्रॉम ऑल बोर्ड मीटिंग, ठीक है? मतलब 12 महीने के अंदर जितनी भी आपने बोर्ड मीटिंग करी है ड्यूरिंग द ईयर, उन सभी मीटिंग से क्या है? absent है। absent तो है, चलो ठीक है, बट मान लो इसने ना लीव ले ली थी। इसने लीव के लिए क्या कर दिया था? अप्लाई कर दिया था, या फिर इसने लीव के लिए अप्लाई नहीं करा था, नॉट टेकन एनी लीव। पहले केस में इसने क्या ले लिया है? लीव ले लिया है। दूसरे केस में इसने लीव नहीं लिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो जी। तो मुझे बताओ, अगर लीव ले लिया है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या इसको ऑफिस खाली करना पड़ेगा? हाँ जी। तो सुनो, फर्क ही नहीं पड़ता है आपने लीव लिया हो या फिर लीव नहीं लिया हो, आपका ऑफिस क्या हो जाएगा? वेकेंट द ऑफिस। भाई किस लिए अपॉइंट करा आपको? आपको अपॉइंट करने के पीछे हमारा क्या लॉजिक है? फंक्शन करोगे ना। और आप तो क्या हो, मीटिंग में आए ही नहीं रहो, सारे मीटिंग से क्या हो, गायब हो। चलो एक आध मीटिंग में समझ में आता है, बट पूरे साल जितने भी मीटिंग्स हुई है एक भी मीटिंग में आप प्रेजेंट नहीं हो, तो फिर भैया आपका मतलब क्या है डायरेक्टर बने रहने का? आप ऑफिस खाली करो, हम आपके प्लेस पे किसी और को अपॉइंट करेंगे जो काम करेगा, है ना? तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपने लीव लिया हो, आपने लीव नहीं लिया हो। अगर आप सारी मीटिंग से गायब हो तो फिर आपका क्या हो जाएगा? वेकेशन होगा। अच्छा सुनना, सारी मीटिंग से गायब था, बस एक ही मीटिंग में आया था, फिर वेकेशन होगा? नहीं। यहाँ पर बेसिकली क्या कंसिडर हो रहा है भैया? ऑल मीटिंग से अपसेंट होना चाहिए। अगर एक भी मीटिंग में आप आए हो फिर ये क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। समझे? लिखो जरा इसको। हाँ, फिर तो प्रेजेंट होगा ना, फॉरम में साइन शामिल हो जाएगा। क्योंकि अब तो ऑडियो वीडियो विजुअल्स भी अलाउड है ना, पहले नहीं था। पहले नहीं था ना।
पहले था ही नहीं सब चीजें कॉन्सेप्ट। भाई कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर ऑडियो वीडियो विजुअल से मीटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए वेट करो, मीटिंग वाला सेक्शन वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड केसेस हैं जहाँ पे आप वीडियो में जो कॉन्फ्रेंसिंग से है ना मीटिंग नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको फिजिकली ही प्रेजेंस रहना पड़ेगा। हो गया? हो गया जी। चलिए अब ये हो गया हमारे पास सेक्शन 164 का क्लॉज बी, सॉरी 167 का क्लॉज बी। अब देखो इधर पॉइंट नंबर सी क्या कहते हैं, ही एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू द एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन विच ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। भाई कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का ना कौन सा पढ़ोगे आप जाके, इधर देखो पॉइंट नंबर सी को देखो ध्यान से। अब पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी ना साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी क्या पढ़ते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं। देखो जरा एक मिनट ध्यान से इधर। मान लो देयर इज अ कंपनी, कंपनी में मिस्टर एक्स जो है हमारा क्या है, डायरेक्टर है। क्या है जी, मिस्टर एक्स डायरेक्टर है। ठीक है, अब ये डायरेक्टर इस पर्टिकुलर कंपनी में है, और मान लो कंपनी ना किसी दूसरी कंपनी के साथ या किसी भी पर्सन के साथ बेटा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट वट एवर। ठीक है, बोलो जी। हाँ, तो कहता है कि सर जो मिस्टर एक्स है फॉर एग्जांपल, जो कंपनी का क्या है जी, डायरेक्टर है। मान लो वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, इंटरेस्टेड था। क्या था, इंटरेस्टेड था। अब होता क्या है ना, कंपनीज एक्ट है ना एक प्रोविजन बना रखा है, इसको बोलते हैं सेक्शन 184। 184 में क्या होता है, जितने भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं ना उनको इसके प्रोविजंस को फुलफिल करना होता है। जो भी इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं वो क्या करना होता है बेटा, फुलफिल करना होता है। मान लो यहाँ पे ना दो केसेस में डिवाइड करता हूँ प्रोविजंस को लेके। पहला प्रोविजन कहता है कि अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट होता है आपका किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको उसका क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा टू द कंपनी, कि भैया मेरा फलाना कॉन्ट्रैक्ट जो आप जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें मेरा क्या है बेटा, इंटरेस्ट है, इसका इसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। या फिर अदर प्रोविजंस, और भी प्रोविजंस को फॉलो करने पड़ेंगे while साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। मान लो अगर इसने इन पर्टिकुलर लॉज का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, यानी कि नॉट फॉलो दीज लॉज, तो उसमें भी आपको ऑफिस क्या करना पड़ेगा, आपका ऑफिस क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। आपका ऑफिस क्या हो जाएगा जी, वेकेंट। अच्छा सुनो, ये जो अदर वाली सिचुएशन है ना ये है पॉइंट नंबर सी में, और जो डिस्क्लोजर वाली बात करता है वो किस में करता है, पॉइंट नंबर डी में। इसलिए मैंने दोनों को साथ में करा दिया। सेक्शन 184 जो बेसिकली किसकी बात कर रहा है बेटा, कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184, सो दैट इज पॉइंट नंबर सी इसको कवर करेगा। कौन कवर करेगा, पॉइंट नंबर सी। बट ये कह रहा है अगर रिगार्डिंग डिस्क्लोजर है, मतलब आपने बाकी प्रोविजन तो फुलफिल कर रखे हैं बट आपने क्या नहीं दिया, डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो पॉइंट नंबर डी में फंस जाओगे। तो दोनों केस में आपका सेक्शन 184 का क्या हो गया, वायलेशन हो गया, और आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस खाली करना पड़ेगा। समझे, लिखिए। क्या हुआ, किसका, उठा लो। डन।
लेने जाना है तो क्लास के बाद चले जाओ। तो घर देने नहीं आते? सबकी बुक्स दिल्ली में हो ना आप? आपका दिल्ली में है ना? मैं तेरे से कह रहा हूँ भाई, इधर उधर क्या देख रहा है? हाँ। तो तुम्हारे घर पे आ गई? हमारी तो बुक्स घर पे आती थी सारी। अच्छा, कंफ्यूजन होगा एड्रेस को लेके। अच्छा। ओके, हो गए। तो समझ आया 167 का दिस क्लॉज। चलिए अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो पॉइंट नंबर डी भी देखो क्या है, ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है, अगेन इसको कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्या माना जाएगा, सेक्शन 184 का। ठीक है, तो भी आपको ऑफिस क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो कितने पॉइंट हो गए? चलो, पहला, डिस्क्वालीफाई हो चुके हो सेक्शन 164 में, ऑफिस खाली करो। हाँ, सबसेक्शन 2 का कुछ बेसिक सिचुएशन है वो हमने देख लिया है। अगर आप अपसेंट हो फ्रॉम ऑल मीटिंग्स, सभी मीटिंग से आप क्या हो बेटा, अपसेंट हो, तो भी आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। या 184 के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने कर दिया है, तो भी आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर ई वैसे तो कवर हो चुका ऑलरेडी, बिकम डिस्क्वालीफाई बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट्स। यानी कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से डायरेक्टर क्या हो चुका जी, डिस्क्वालीफाई। तो भी आपको ऑफिस क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। क्या ये 164 में भी था? बोलो जी, क्या ये प्रोविजन 164 में भी था? हाँ जी बिल्कुल सर, दिस इज वन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड। अच्छा, ये अगेन देखो, ही इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, चाहे वो मॉरल ट्रिब्यूट का हो या मॉरल ट्रिब्यूट का ना हो, और उसको सजा हुई है बेटा, जेल हुई है नॉट लेस देन कम से कम 6 मंथ की, अगेन बेटा दिस पर्सन इज वेकेट द ऑफिस। बट इसको लेके ना एक बेसिक सिचुएशन है, जरा सुनना ध्यान से। पहले मुझे बताओ, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है। भाई पहले केस में भी क्या हो रहा था, कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर रहा था आपको, और सेम पॉइंट आपने कहाँ डिस्कस करा था, 164 में। और सेकंड वाले में भी कोर्ट का ही ऑर्डर आ रहा है बट आपको ऑफेंस के रिगार्डिंग। बट इसमें ना कुछ स्पेसिफिकेशन है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, प्रोवाइडेड दैट ऑफिस shall not be vacated by director in case of order refer to be clause E और clause F। मतलब क्लॉज ई ये वाला और क्लॉज एफ ये वाला, यहां पर डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट नहीं होगा इन सिचुएशंस में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शंस या फिर ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। दूसरा, वेयर एन अपील या फिर पिटिशन इज प्रेफर्ड विद इन 30 days ऑफ सेट अगेंस्ट द कन्विक्शन रिजल्टिंग टू सेंटेन ऑर्डर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑन सच अपील या पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ। ठीक है। फिर कहते हैं वेयर एनी फर्दर अपील या पिटिशंस वगैरह फाइल हुई हैं, सेंटेंस विद इन कितना बेटा, 7 year अंटिल सच फर्दर अपील और पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इधर देखो जरा ध्यान से। भैया एक बात बताओ, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, आपको क्या कर दिया कोर्ट ने, कन्विक्ट कर दिया किसी भी ऑफेंसेस में, ऑर्डर आ गया। अब सर वहां पे ना आपका ऑफिस तब तक खाली नहीं करोगे जब तक बेटा ये सिचुएशन ना हो जाए। पहला, नॉट वेकेट ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ ऑर्डर रेफर इन क्लॉज ई और क्लॉज एफ में। पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। क्या सिचुएशन है, सुनना ध्यान से। ये कंपनी है जी, कौन सा पॉइंट है, ई और एफ। तो यहाँ पे दो पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, ई और एफ। लेट अस अज्यूम दिस इज अ कंपनी, और यहाँ पर एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, और ये मिस्टर एक्स जो है वो इस कंपनी में क्या है जी, डायरेक्टर है। क्या है बेटा, डायरेक्टर है। लेट अस अज्यूम सर, सॉरी, कोर्ट का या यू कैन से ट्रिब्यूनल का व्हाटसोएवर ऑर्डर पास हुआ अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, और इसको कन्विक्ट बता दिया गया। क्या कर दिया बेटा इसको,
कन्विक्ट कर दिया सर, या तो कोर्ट ने नॉर्मली ऑर्डर से पास करा है, हाँ, तो इसमें पॉइंट नंबर ई में आप फंसोगे, या फिर आपने कोई ऑफेंस किया था जहां पर आप पॉइंट नंबर एफ में जाओगे। ऑफेंस या कोर्ट का जस्ट ऑर्डर आया है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, जो कि हमने पढ़ा भी था। अच्छा, जैसे ही इन दोनों क्लॉजेस में आप फंस गए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पढ़ा था ना सेक्शन 164 में, और साथ के साथ ऑफिस खाली करना पड़ेगा। भाई सेक्शन 164 ऊपर क्या लिखा था कि 164 के किसी भी ग्राउंड में फंसे तो ऑफिस क्या करना पड़ेगा, बट भैया ऑर्डर आया कोर्ट का, हाँ, आप ना ऑफिस वेकेट नहीं करोगे, कितने दिन के लिए, 30 दिन तक आपको ऑफिस क्या नहीं होगा, वेकेट नहीं होगा, ऑर्डर पास होने के बाद। क्यों ऑफिस वेकेट क्यों नहीं होगा, आपको ऑफिस खाली क्यों नहीं करना, यहां पर आपको समय दिया जाएगा किसके लिए, भाई जरूरी है क्या जो मेरे खिलाफ ऑर्डर हुआ है वो सही हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट जो ऑर्डर पास हुआ है इन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हुआ है, या फिर समथिंग कुछ रीजन रहा जिसमें भैया हम कन्विक्टेड नहीं थे, बट कोर्ट के किस पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण हमें ये पनिशमेंट को हमारे ऊपर लग गया, चार्जेस लग गए हैं, ठीक है। भाई ऐसे तो ऑफिस खाली हो जाए, और हमारे ऑफिस खाली करते ही ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं उन पे क्या छेड़छाड़ हो सकती है, हाँ। तो इसलिए 30 दिन तक आपको ऑफिस खाली नहीं करना। क्यों, आपको समय दिया जा रहा है क्या करने के लिए। अब मान लो तुम अपील में चले, अब आगे देखो क्या लिखा, 30 दिन का समय दे दिया, और वेयर एन अपील या पिटिशन प्रेफर्ड विद इन 30 डेज, मतलब इन 30 दिनों में आपने क्या कर दिया, अपील फाइल कर दिया, एज ऑफसेट अगेंस्ट द कन्विक्शन रिजल्टिंग द सेंटेंस या फिर ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो ऑर्डर पास हुआ था या जिसमें आपको कन्विक्शन हो गया था बेटा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने क्या कर दिया है, बोलो, अपील फाइल कर दिया। तो अंटिल एक्सपायरी ऑफ कितना, 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच अपील या पिटिशन डिस्पोज ऑफ। मतलब सुनो, आपने पहले तो 30 दिन का समय दिया, अब मान लो आप किस में चले गए हो, अपील। अब जब तक अपील क्या नहीं हुई है बेटा, इसका ऑर्डर पास नहीं आया, ठीक है, तब तक भैया ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं है। सुनो, अपील में चले गए, अब मान लो अपील का भी क्या पास हो गया है, ऑर्डर पास हो गया है, मतलब अपील डिस्पोज ऑफ हो गई, बेटर है कि डिस्पोज ऑफ लिखते हैं इसको। अपील क्या हो गई जी, डिस्पोज ऑफ हो गई है, मतलब अपील का ऑर्डर आया, लेट अस अज्यूम इसका ऑर्डर भी आपके अगेंस्ट ही आया, स्टिल डिस्पोज ऑफ तो हो गई है। जिस दिन डिस्पोज ऑफ हुई वहां से 7 दिन तक आपको ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं है। 7 डेज का फिर से टाइम देगा किसके लिए, फर्दर अपील के लिए, किसके लिए, फर्दर अपील के लिए, ठीक है। मतलब 7 दिन तक आपको ऑफिस खाली नहीं करना। अब अगला पॉइंट देखो, फिर एनी फर्दर अपील में फिर से आप चले गए अपील में, प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर या सेंटेंस विद इन 7 डेज अंटिल सच अपील या फिर पिटिशन इज एक्सपायर्ड, मतलब फिर से आपको 7 दिन तक ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं। समझ में आया, बोलो जी। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 दिन का समय इसलिए दिया जा रहा है आपको, ऑफिस इसलिए नहीं फाइल करना, भैया आपने अपील फाइल कर दी तो, ठीक है, और जब तक अपील डिस्पोज ऑफ होगी बेटा तब तक आपको ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अपील का ऑर्डर आ चुका है, फिर भी ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ताकि आप फर्दर अपील में भी जा सको, ठीक है। फर्दर अपील में जाओगे, राइट, तो फिर जब फाइनल ऑर्डर आएगा उसके बाद आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, मतलब जैसे अच्छा सुनना, 30 डेज में मैं अपील में नहीं गया, फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज यू हैव टू वेकेट द ऑफिस। अच्छा, अपील का ऑर्डर आ गया, ठीक है, डिस्पोज ऑफ, 7 दिन एक्सपायर हो गए, फिर से ऑफिस खाली करना पड़ेगा, 7 दिन तक का समय दिया जा रहा है खाली, बस समझ में आया। तो ये है बेटा बेसिकली पॉइंट नंबर, इसीलिए दोबारा से यहाँ रिपीट हुए हैं पॉइंट नंबर ए और एफ, ताकि ये सिचुएशन हमारी हो सके। समझ में आया, पक्का। चलो इसको लिख लो आप लोग फटाफट से। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो एनसीएलटी का ऑर्डर आया, एनसीएलटी को कोर्ट तो है नहीं, वो तो ट्रिब्यूनल है। एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जाओगे एनसीएलएटी में, ठीक है, एनसीएलएटी में जाओगे और एनसीएलएटी से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, ठीक है। जनरली हाई कोर्ट इसमें बीच में नहीं आएगा, ठीक है। एनसीएलएटी के अगेंस्ट सीधे कहाँ जाती है अपील,
सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तो भैया अपील अपील खेलते रहोगे जीवन भर। तुम गए ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल से अपीलेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेंट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से कहाँ सुप्रीम कोर्ट। पता लग रहा है जिस व्यक्ति के अगेंस्ट केस हुआ था वो मर चुका है। ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा सिचुएशन है। अगर सोचो ना, अगर हाई कोर्ट की बीच में लाना होता फिर ट्रिब्यूनल को सेटअप करें। हाई कोर्ट्स को बीच में नहीं लाना है, इसीलिए हमने किसको सेटअप करा है, क्योंकि हाई कोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी क्या है, दुनिया भर का बर्डन है केसेस का, इसीलिए ट्रिब्यूनल सेट किया गया। ठीक है ना। पहले कंपनीज एक्ट 1956 में बहुत सारे केसेस कहाँ जाते थे, हाई कोर्ट्स में। जैसे मर्जर अमलगमेशन अगर आप पढ़ रहे हो, तो मर्जर अमलगमेशन के केसेस भी कहाँ जाते थे, हाई कोर्ट्स में। कोई और केस हो रहा है कहाँ जा रहा है, हाई कोर्ट्स में। अब हाई कोर्ट्स का वैसे ही दिमाग खराब, इसलिए अलग से क्या बनाए गए, ट्रिब्यूनल्स, ताकि हाई कोर्ट में आपको केस फाइल करने की जरूरत ना पड़े। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल होती है अपील, वो फाइनल अपील होती है। उसके बाद कोई और अपील आप नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, एक मर्सी पिटिशन जरूर होती है, वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फाइल होती है। जैसे हमारे देश में कुछ लोग, अफजल गुरु का नाम सुना आपने, अ पर्सन हु अटैक ऑन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके फेवर में मर्सी पिटिशन फाइल करी थी कुछ लोगों ने। एंड सम ऑफ दीज आर द प्रोफेसर ऑफ जेएनयू। इसीलिए जेएनयू को में इतना बवाल होता है, क्योंकि वहां पे सोचो ना, एक ऐसा व्यक्ति जिससे क्लियर एविडेंसेस हैं कि उसने पार्लियामेंट पे अटैक करा है, बहुत सारे लोगों को मारा है, गोलियां लगी हैं, साजिश रही है उसकी, उसके लिए भी मर्सी पिटिशन फाइल हो जाती है हमारे देश में। ये है हमारा देश। अबे इतना भी अच्छा नहीं बनना है ना तुम्हें, कि तुम एक आतंकवादी क्रिमिनल के अगेंस्ट ही क्या कर रहे हो, सॉरी फेवर में क्या कर रहे हो, अपील फाइल कर रहे हो, मर्सी पिटिशन। हालांकि वो खारिज हो गई थी, ऑफ कोर्स होनी थी खारिज। उसकी फांसी को रोकने के लिए ये लोग वहां चले गए थे प्रेसिडेंट के पास। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को गाली दे रहे थे वो लोग। भाई साहब, सॉरी, अकाउंट में, अकाउंटिंग वाला चैप्टर आएगा ना उसमें। हाँ, अभी क्या है ना, जो ये बुक तुम पढ़ रहे हो, इसमें क्या ना मिक्स होगा सारा। नहीं नहीं, 184 भी आएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन जो होंगे ना, उसमें तो क्या होगा, रिलेटेड प्रोविजंस होंगे। जैसे मान लो 164 पढ़ रहे हो, अब 164 में इंटरेक्ट हो, 167 में जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो अपन इंटरेक्ट हो रहा है 173, यहाँ पे आ रहा है 184। ठीक है। बट 184 पढ़ा थोड़ी है, 173 पढ़ा थोड़ी है, तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब आपने क्या कर लिया होगा, पूरा बॉडी डायरेक्टर कंप्लीट कर लिया होगा। है ना। जब आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर इसका इंटरेक्शन उतना नहीं होगा। ये हो गया आप लोगों का। तो अच्छा, डिस्qualify तो हो जाओगे, डिस्qualify तो हो गए हो, ऑफिस का लिए नहीं होगा जी। ऑफिस में रहोगे। ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप देखो ना, हमारे फंडामेंटल आर्टिकल 14 पढ़ा आपने। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ राइट। तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में भी क्या मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा। सही। तो भैया अगर आप, आपके अगेंस्ट कोई कन्विक्शन ऑर्डर आए भी है, तो अपील का तो आपको अधिकार फिर भी है। ठीक है ना। क्या, नहीं भैया, ऑब्वियस फिर तो आप डिस्qualify भी नहीं रहोगे ना। आपका डिस्क्वालिफिकेशन भी हट जाएगा और ऑफिस भी खाली नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उल्टा आप डेफेमेशन फाइल कर सकते हो, जिसने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया था। डेफेमेशन से क्या होगा, पैसा मिलेगा, मेंटली हेरास हुए हो, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो आप। चलो, अब इधर देखो ध्यान से बेटा, क्या लिखा हुआ है, he has been, sorry, he has removed in pursuance of the provision of this act। मतलब डायरेक्टर को हमने रिमूव करा बेटा, रिमूवल का एक सेक्शन पढ़ोगे आप, 169। क्या पढ़ोगे, 169। अगर आपको रिमूव कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है, रिमूव करते ही ऑफिस क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा भैया। ठीक है। अगला देखो, पॉइंट नंबर है, चीज समझ में आ गया ना। बाकी 169 क्या कहता है रिमूवल को लेके, विल अंडरस्टैंड ऑन फर्दर। तो आगे देखिए, he having been appointed as a director by virtue of his holding of any office या or other employment in a holding company, subsidiary company, associate company, cease to hold such office and other employment in the company। मतलब देखो क्या कह रहा है, he having been appointed as a director by virtue of, मतलब देखो आपको अपॉइंट करा है, किसकी वजह से, क्योंकि आपने होल्ड कर रखा था ऑफिस या फिर अदर एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे बेटा, होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, या फिर एसोसिएट कंपनी में। सीज टू होल्ड सच ऑफिस,
और अदर एम्प्लॉयमेंट इन कंपनी, मतलब देखो इसका मतलब क्या है, देखो पॉइंट नंबर एच का इधर देखिए, जैसे मान लो देयर इज अ कंपनी और इस कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी है। क्या है जी? होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे सब्सिडरी और एसोसिएट भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लो एक मिस्टर ए है जो हमारी होल्डिंग कंपनी में क्या है जी, डायरेक्टर है। हमारी होल्डिंग कंपनी में क्या बच्चे, डायरेक्टर है। प्लीज ध्यान से सुनना, होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर हूं। अब इसकी वजह से आपको हमने अपनी सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी क्या कर रखा है, अपॉइंट किया हुआ है एज अ डायरेक्टर। क्या करा हुआ अपॉइंट, एज अ डायरेक्टर। अच्छा क्यों अपॉइंट करा है भैया आपको, क्योंकि आप होल्डिंग कंपनी के क्या थे, मुझे याद है ना मैंने लास्ट क्लास में कराया था वो मटेरियल सब्सिडरी कंपनी वाला कॉन्सेप्ट। वहां पर क्या था, लिस्टेड कंपनीज में लिस्टेड कंपनी का एक डायरेक्टर किसमें था बेटा, अनलिस्टेड कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी थी उसमें था ना, याद है ना। तो वो अगेन बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग कंपनी में थे, इसलिए सबसे में अपॉइंट हुआ थे। ठीक है, आपके लिए कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास यहाँ पर नहीं हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे होल्डिंग कंपनी में आपको किसी भी वजह से सीज करना पड़ रहा है बेटा, क्या ऑफिस खाली करना पड़ रहा है, सीज टू बी होल्ड द ऑफिस, होल्ड द ऑफिस वट एवर द रीजन, कुछ भी रीजन हो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है, तो ये भी आपको ऑफिस क्या हो जाएगा बेटा, वेकेट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को हमने अपने बोर्ड में, सब्सिडरी के बोर्ड में क्या कर रखा है बेटा, डायरेक्टर अपॉइंट करा हुआ है, और किसी वजह से उसको होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर की पोस्ट से खाली करना पड़ रहा है, या उसको पोस्ट खाली करनी पड़ रही है, वट एवर द रीजन, या किसी भी एम्प्लॉयमेंट में हो, तो भैया आपको यहां पर भी आपके डायरेक्टर की ऑफिस क्या हो जाएगी, वैकेंट करना पड़ेगा। समझे? आया नहीं समझ, नहीं आया? लिखो फटाफट से। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट नंबर एच। थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। बेटा कौन सा, सीज, मतलब किसी भी वजह से आपको ऑफिस क्या करना पड़ रहा है, खाली करना पड़ रहा है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर एच। ठीक है, चलो अब इसको देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन फंक्शन एज अ डायरेक्टर even when he know that the office of director held by him as a become क्या हो चुका बेटा, vacant on account of any disqualification specified in subsection 1। अभी जो आपने पढ़ा सबसेक्शन 1 में, आपको ऑफिस खाली करना था, ठीक है। ही shall be punishable with a fine of not less than कितना, 1 लाख रुपए, बट इसको हम एक्सटेंड करके कितना कर सकते हैं, कैसे, सुनना ध्यान से। देखो जी, कॉन्सेप्ट सुनो इस पॉइंट का, ये पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, लेट अस अज्यूम सर दिस इज द कंपनी, और इस कंपनी में हमारा एक डायरेक्टर है। कौन है जी? अब लेट अस अज्यूम सर, इसको पता है कि नो, कि ये डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, ठीक है, या इसको अपना ऑफिस क्या करना है बेटा, वेकेंट करना है, एज पर सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 के ग्राउंड्स। यहां तक क्लियर है? अब लेट अस अज्यूम सर, इसको पता है नो, डिस्क्वालीफाई हो चुका है, फिर इसको वेकेंट करना है कौन से क्लॉज में, राइट, 167 सबसेक्शन 1 में, बट सर स्टिल functioning as a director, still functioning as a
डायरेक्टर भैया जब सब कुछ जानने के बाद भी आप कंपनी में एज ए डायरेक्टर ही क्या हो रहा फंक्शन कर रहे, तो भैया ऐसे व्यक्ति क्या यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन हो गया सब सेक्शन 1 का। हाँ भाई तुम्हें तो ऑफिस खाली करना था, पर तुम तो ऑफिस में बैठे हो अभी, तो आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो आपके ऊपर क्या लगेगी जी? पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी जो है वो कितनी है बेटा? 1 लाख। और इसको बढ़ाकर एक्सटेंड करके हम कितना कर सकते हैं? 5 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। एंड दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2। ये जो पेनल्टी है वो कहां दी है बेटा आपको? सबसेक्शन 2 में लिख लो। डन। हो गया बच्चों? एक और कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे प्लीज, इधर देखो सारे के सारे। मान लेते हैं देयर इज अ कंपनी, और इस कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हैं। कितने डायरेक्टर हैं? ठीक है, और सुनो, एज पर सेक्शन 167 सबसेक्शन 1, ऑल डायरेक्टर हैज टू वेकेट द ऑफिस। मतलब सभी डायरेक्टर्स को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है जिसमें ये लोग फंस गए, absent थे या कन्वेक्शन था, वट एवर। अब मुझे एक बात बताना, भाई कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, जो कहता है कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 1 या फिर 2 या फिर 3 तो होने ही चाहिए। 1 मतलब ओपीसी में, ठीक है, और 2 मतलब प्राइवेट कंपनी में, और 3 मतलब पब्लिक कंपनी में। अब मान लो इसमें 5 के 5 डायरेक्टर क्या हो चुके हैं बेटा? भाई आप वेकेट करना पड़ेगा आपको ऑफिस, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। अब क्या होगा बताना जरा? जब सारे ही डायरेक्टर कंपनी से चले जाएंगे, तो तुम्हें लगता है इसका कॉन्ट्रवेंशन हो गया? बट क्या ये सिचुएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है भैया। सारे डायरेक्टर बेटा अपसेंट थे फॉर एग्जाम्पल, कोई मीटिंग में ही नहीं आए, तो सबके सब क्या होगा बेटा? डिस्क्वालीफाई हो गए। और डिस्क्वालीफाई हो गए मतलब आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। आप सब सेक्शन 1 में फंस चुके हो। तो भैया इस केस में कहते हैं आपको न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा बेटा? करेगा कौन? तो जो न्यू डायरेक्टर्स हैं वो फर्स्टली जो है वो अपॉइंट करे जाएंगे प्रमोटर्स के द्वारा। किसके द्वारा? अब मान लो जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करने थे भैया, ऑब्वियस सी बात है मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना। हाँ, प्रमोटर करेंगे। मान लो प्रमोटर है ही नहीं कंपनी में, दे आर एब्सेंस, तो इसके बाद कौन कर सकता है? इसके बाद पावर चली जाती है किसके पास? सीजी अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा फिर? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, एंड दिस प्रोविजन इज गिवन अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 3। समझ में आया? तो पहले तो कौन अपॉइंट करेगा? प्रमोटर। अगर प्रमोटर ही नहीं है तो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चली जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा क्या करेगी? आपके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी। अच्छा, कब तक रहेंगे ये ऑफिस में? कहाँ? जनरल मीटिंग में, नालायक हो। ठीक है, कब तक बेटा? जब तक जनरल मीटिंग में मेंबर्स न्यूली डायरेक्टर को क्या ना कर ले, इलेक्ट ना कर ले। भैया सुनो ना,
अब तुम बोल रहे हो सर इतना ताम झाम क्यों करना है, प्रमोटर की जगह सीधे मेंबर ही अपॉइंट कर लेते। बट मुझे एक बात बताओ, मेंबर ऐसे कैसे अपॉइंट कर लेते, उसके लिए जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी ना। जनरल मीटिंग कौन कॉल करेगा, डायरेक्टर तो ही नहीं। नोटिस कौन इशू करेगा, कौन बताएगा, कौन अरेंजमेंट करेगा, कोई है नहीं डायरेक्टर। इसलिए हमें टेम्पररी पीरियड के लिए किसको पावर देनी पड़ रही है, प्रमोटर्स को। प्रमोटर नहीं है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो अपॉइंट करेगा कि डायरेक्टर तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे बेटा जब तक मेंबर ड्यूली जनरल मीटिंग में क्या नहीं कर लेते, नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर लेते। तो सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रमोटर के द्वारा डायरेक्टर अपॉइंट करे जाएंगे, उनका काम ही क्या होगा, सबसे पहले वो जनरल मीटिंग कॉल करेगा, ठीक है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स को देखा जाएगा। समझे, लिखिए। सो हो गया। चलिए देखो एक बार फटाफट से, देखो, वेयर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेकेट देयर ऑफिस अंडर द एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। तो उसके बाद सर जो पावर है बेसिकली कौन, प्रमोटर्स, या इन absence ऑफ प्रमोटर कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, shall appoint the required number of director who hold the office till the directors are duly appointed by the general meeting। समझा ना। तो जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। अच्छा ये एक और सबसेक्शन है यहाँ पे, ये वाला, दिस इज सेक्शन 167 सबसेक्शन 4। ये एक स्पेशल पावर देती है प्राइवेट कंपनी को, किसको बेटा, प्राइवेट कंपनी को, विच इज नॉट सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ऑब्वियस ये बात है भाई, जो सब्सिडरी कंपनी की, सॉरी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी उसको तो पब्लिक कंपनी मान लेंगे ना। याद है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 याद है ना। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी कंपनी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो वो फिर पब्लिक कंपनी बन जाती है भैया। फर्क नहीं पड़ता आर्टिकल में, अब स्टिल प्राइवेट ही हो। ठीक है, तो कहते हैं मे बाइट्स आर्टिकल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ एडिशनल ग्राउंड्स ऑन वेकेशंस ऑफ द डायरेक्ट। समझे, पक्का जी। ऑन वेकेशंस ऑफ ऑफिस डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल कौन सा फॉर्म, DIR 12 टू द ROC। आपको बताना पड़ेगा भैया हमारा ऑफिस क्या हो गया, वेकेंट हो गया है, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। समझे, पक्का। चलिए इसके साथ ये सेक्शन हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। पेनल्टी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एक बार एक केस हुआ देखो, एक रिवीजन पिटिशन है क्या बेटा, वसुदेवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मद्रास हाई कोर्ट, डेट ऑफ जजमेंट दिस पर्टिकुलर 2019। कहते हैं सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज ऑफ कंपनीज एक्ट इज नॉट वायलेटेड ऑफ आर्टिकल्स, या फिर दिस पर्टिकुलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 पता है क्या है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 19 क्या करता है, आपको फ्रीडम देता है, क्या प्रोवाइड करता है, फ्रीडम रिगार्डिंग सर्टेन सिचुएशन। तो देखिए, कहता इशू raised was the section 167 subsection 4, 1 subsection 1 clause A of Companies Act as inserted on the Companies Act amendment this particular situation
अल्ट्रा वायरस कर रहा है किसको बेटा? आर्टिकल 14 और 19 को ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ देखो, तो कहते हैं सेक्शन 67 ऑफ द कंपनीज दैट गिव इंस्टांसेस वेयर द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल वेकेट द प्रोविजो which is under the challenge the instances of writ petition stated that, मतलब यहाँ पर क्या फाइल करेंगे बेटा? रिट पिटिशन फाइल करके इस प्रोविजन को चैलेंज किया गया और बोला when a company commit a default as stipulated of subsection 2 or section 164, कहते हैं then the director of the such defaulting company does not vacate the post of a company in which default is committed, but the director of the such company vacate his seats or as a director in all other company ही इज डायरेक्टर। मतलब जिस जगह डिफॉल्ट हुआ है वहां तो सेक्शन खुद ही कहता है भैया वहां पर आपको ऑफिस खाली नहीं करना, बट बाकी कंपनीज में क्या कर देना, ऑफिस खाली कर देना है, ठीक है। फिर कहते हैं द पिटिशनर कंटेंट दैट द प्रोविजो ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन लीड टू अनइक्वल ट्रीटमेंट बीइंग मेट आउट द डायरेक्टर ऑफ द डिफॉल्टिंग company based on whether they are director in other company or not. The petitioner claimed that the leads to unfair treatment of those director who hold such posts in multiple कंपनीज। मतलब इन्होंने कहा कि भैया जो डायरेक्टर मल्टीपल कंपनीज में क्या कर रहे हैं, पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उनके साथ ये एक अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है। तो कहता था कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट वाज that if the post of directorship vacated under the provision, then his post would remain vacant as these provision would be automatically applied to the individual subsequently appointed. कहते हैं court has held that the provision of this must be interpreted ordinary terms and would apply entirely to the 164 including subsection 1. The court has further held that the proviso can justify two grounds. First क्या बेटा, it has been retained that the exclusion of the director from vacating their post in defaulting company while so all the companies where the holder directorship has done order to prevent the autonomous situation wherein the director of the company remain vacant in perpetuity owing to the automatic application of this particular situation. All newly appointed director, and second, underlying the object behind the provision of this particular scene that the same of the section 164 subsection 2 both are exist in interest of the transparency and probity of the governance. Owing to the justification, the court has hold the provision of this particular situation neither manifesting, मतलब सिंपल सी बात है, कोर्ट ने यहाँ पे बोला भैया जस्टिफिकेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है, और ये सेक्शन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें दोनों चीजें फुलफिल हो रही है भैया। पहला तो आप जो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको मौका भी तो दिया जा रहा है भाई, तुम्हारा ऑफिस खाली क्यों नहीं करा जा रहा जिसमें डिफॉल्टिंग कंपनी, आपको साबित करना है कि भैया हम इस डिफॉल्ट से हमारा कोई लेन देना नहीं है, प्रूफ करो, फिर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन से बच जाओगे, ठीक है। सो दैट इज अ बेसिक सिचुएशन, पढ़ लेना इसको एक बार। चलिए समझ में आया आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब जरा इधर देखो, अगला पॉइंट हमारे पास है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर रिजाइन कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 168 बेटा हमें राइट देता है किस चीज का? रेजिग्नेशन का। किसका बेटा? मतलब डायरेक्टर खुद ही अपने पोस्ट को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 168 a director may resign from the office by giving notice with the reasons of resignation in writing to the company। मतलब आपको कंपनी को नोटिस देना है और नोटिस देके आप क्या कर सकते हो बेटा, डायरेक्टर की पोस्ट को छोड़ सकते हो। कोई ग्राउंड्स, क्या रेजिग्नेशन का कोई ग्राउंड्स हो सकता है? नहीं सर, कोई ग्राउंड नहीं। लॉ क्यों बताएगा आपको रेजिग्नेशन ग्राउंड भाई? लॉ क्यों बताएगा आपको ऑफिस खाली करने के लिए? वो तो आपका अपना ग्राउंड्स होगा ना, भाई मुझे नहीं करना, मल्टीपल कंपनीज हो गया है, या फिर मैं अब काम नहीं करना चाहता, तो आप अपनी मर्जी से क्या दोगे? रेजिग्नेशन वॉलेंटरली होता है, लॉ कोई मैंडेटरी बोलेगा क्या आपको रेजिग्न करने को? नहीं बेटा। तो देखो, द बोर्ड शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस फ्रॉम द डायरेक्टर शेल नोट ऑन द सेम। मतलब जैसे ही बोर्ड्स को बेटा नोटिस मिलेगा, वो उसको अपने नोटिस में ले आएगा। कहते हैं कंपनी शेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस और रेजिग्नेशन फ्रॉम द डायरेक्टर इंटीमेट करेगा रजिस्ट्रार को बेटा इनफॉर्म DII 12 में एंड द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट एज वेल, रूल 15 इस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। मतलब सुनो भाई, डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन का नोटिस दिया किसको? कंपनी को। आप कंपनी को जैसे ही नोटिस रिसीव हो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फाइल कर देना है, क्या? DII 12, और रजिस्ट्रार को बताओगे फलाने पर्सन ने कंपनी से क्या कर लिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है। फिर कहते हैं द बोर्ड शेल प्लेस द फैक्ट्स ऑफ सच रेजिग्नेशन बाय द डायरेक्टर इन रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स
लेट इमीडिएटली फॉलो द जनरल मीटिंग। मतलब उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट में रीजन भी दिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने कंपनी के जो डायरेक्टरशिप है उससे रेजिग्नेशन क्यों दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो कह रहे डायरेक्टर में विद इन 30 days फ्रॉम द रेजिग्नेशन फॉरवर्ड द रजिस्टर्ड कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन अलोंग विद द रीजन ऑफ स्पेसिफाइड। मतलब ये DIR 11 भी आपको फाइल करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को। ठीक है, फिर कहते हैं द रेजिग्नेशन शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव बाय द कंपनी और डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर ऑन द नोटिस विच एवर इज लेटर। मतलब डायरेक्टर जिस दिन नोटिस दे रहा है या उसने नोटिस पे कोई डेट लिखा हुआ है, जो भी लेटर डेट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका रेजिग्नेशन इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं जहां, अच्छा एक मिनट ना, इसका ना बेसिक सिचुएशन देख लो। इधर देखो, सेक्शन 168 बेसिकली किसकी बात कर रहा है बच्चे? रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। किसकी बात कर रहा है? रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। सुनना, एक इसका फ्लो चार्ट बनाया था सो दैट कि आपको बेटरली थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्या समझ लेते हैं इसका एक फ्लो चार्ट? है तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं, बट एक फ्लो चार्ट बना दो ज्यादा बेटरली क्लियर होगा। मान लो मिस्टर एक्स जो कि कंपनी का डायरेक्टर है, क्या है जी? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, एंड दिस इज कंपनी। ठीक है, बोलो जी। अब मान लो wants टू resign फ्रॉम द कंपनीज डायरेक्टरशिप या फ्रॉम द डायरेक्टरशिप। मतलब ये डायरेक्टरशिप से क्या करना चाहता है बेटा? रेजिग्नेशन देना चाह रहा है। क्या देना चाह रहा है? रेजिग्नेशन देना चाह रहा है। बोलो बच्चों। या अभी जो कंपनी है इसको अपना नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। और जब आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, नोटिस दे रहे हो, तो उस नोटिस में रीजन भी तो लिखा होगा कि आप क्यों रेजिग्नेशन कर रहे हो। हाँ, अलोंग विद रीजन, यानी कि आप एक कारण भी बताओगे कि आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट से क्यों रेजिग्नेशन दे रहे हो, आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नोटिस देने का कोई टाइम पीरियड होगा क्या? नो सर। अब जैसे ही कंपनी को रिसीव हुआ नोटिस, एज सुन एज कंपनी रिसीव द नोटिस, ठीक है, वहां से कंपनी को विद इन 30 days, कितने दिन के अंदर? विद इन 30 दिन के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस फाइल करना पड़ेगा एक फॉर्म DIR 12। क्या फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म DIR 12। किसको? ROC को। किसको बेटा? ROC को। और इसमें आपको वो नोटिस अटैच करना पड़ेगा जो आपको रिसीव हुआ है डायरेक्टर से, राइट, और रीजन आपको बताना पड़ेगा DIR 12 में कि क्यों ये व्यक्ति रेजिग्नेशन कर रहा है। अच्छा, यहीं पे सिचुएशन खत्म नहीं होती। यहाँ पे ये जो डायरेक्टर है जो रिजाइन कर रहा है, इसको भी एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। यानी कि पॉइंट नंबर 4 में इसको भी फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फाइल फॉर्म DIR 11। कौन सा फॉर्म बेटा? DIR 11। और ये ROC को इंटीमेट करेगा रिगार्डिंग हिज रेजिग्नेशन। अच्छा सुनो, डबल कंफर्मेशन हो रहे हैं। बोलो जी। यहाँ पर जैसे मान लो डायरेक्टर को पता ही नहीं है कि, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी में ना किसी डायरेक्टर को हमने हटा दिया, हाँ, उसको पता ही नहीं है वो हट चुका उस कंपनी से। अब ROC को लेटेस्ट एज्यूम फॉर्म चला गया DIR 12 और ROC ने माना, ठीक है भाई हटा दिया। बट यहाँ पर ROC क्या कर रहा है? डबल कंफर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? डबल कंफर्मेशन कर रहा है कि अगर आप मिस्टर एक्स कंपनी से हट चुके हो तो एक फॉर्म फाइल कर दो। कौन सा? DIR 11। ताकि हाँ, डायरेक्ट जो ROC है वो कंफर्म हो जाए कि हाँ, कंपनी भी सेम बात बोल रही है और डायरेक्टर भी सेम बात बोल रहा है। तो यहाँ पर ROC डबल अश्योर हो रहा है। बट ये फॉर्म फाइल करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। क्या है बेटा? ऑप्शनल है। करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, ये आपके ऊपर है। करना चाहिए ROC को डबल कंफर्मेशन के लिए, ताकि वो श्योरिटी हो जाए कि हाँ भैया इस व्यक्ति ने रेजिग्नेशन दे दिया है। अगर ऐसा तो भैया आपको कोई भी नकली साइन करके नकली नोटिस बना के आपको क्या कर सकता है? कंपनी से हटा सकता है ना? चलो लिखो। हो गया?
अच्छा, अगर सारे डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया हो तो इज इट पॉसिबल कि कंपनी में सारे डायरेक्टर ने क्या कर दिया हो? उस केस में क्या होगा? सेम जो अभी आपने पढ़ा था, प्रमोटर, सेंट्रल गवर्नमेंट। शाबाश, ग्रेट। क्या? बस 5 मिनट? हो गया जी। थोड़ा जल्दी करो यार। ये नोटिस बाय कंपनी, सॉरी, हाँ, नोटिस रिसीव बाय कंपनी। हो गया। इधर देखना, जरा एक एग्जांपल देखो। जैसे मान लो नोटिस रिसीड हुआ 5/07/2024, ठीक है। और हमने नोटिस में डेट मेंशन कर रखे थे रेजिग्नेशन की, 2 जुलाई 2024। मुझे बताओ, रेजिग्नेशन कहाँ से इफेक्टिव माना जाएगा? रेजिग्नेशन कहाँ से इफेक्टिव माना जाएगा? लेटर डेट। लेटर डेट क्या है? ठीक है। तो आपने जो डेट मेंशन किया था उससे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ कंपनी को, वहां से फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टर रिजाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेट। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेट। ठीक है, जहां से आपका कंपनी का कोई लेना देना नहीं। अच्छा सुनो, ऐसा क्यों करा जा रहा है भैया? डेट क्यों बताई जा रही है इफेक्टिव डेट? ए, अगर सुनो ना, अगर 4 तारीख को मान लो कंपनी में कोई डिफॉल्ट हुआ था, तो क्या आपको कंपनी का डायरेक्टर माना जाएगा? यस। आपका रेजिग्नेशन तब तक एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है ना। अच्छा, 5 तारीख के बाद कुछ होता है तो उसके लिए भैया हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समझे? नहीं आया समझ में? चलो, बहुत बढ़िया। तो ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये सेम पॉइंट है बेटा। जब सभी डायरेक्टर ने अगर रिजाइन कर दिया, तो पावर किसके पास चली जाएगी बेटा? प्रमोटर। प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक अपॉइंट नहीं हो जाता डायरेक्टर। समझे ना? बोलो। हाँ। फिर कहते हैं दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द सेक्शन कि डायरेक्टर हु शेल लायबल इवन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन फॉर द ऑफेंसेस अकर ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ऑफ कोर्स। भैया आपके टेन्योर के दौरान अगर कोई भी ऑफेंसेस हुआ है, उसके लिए भी आप लायबल रहोगे। भले ही आपने क्या कर दिया है, रिजाइन दे दिया। आपका रेजिग्नेशन आपको बचा नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके दौरान कोई भी डिफॉल्ट वगैरह हुआ है, उसके लिए आप प्रॉपर लायबल रहोगे, समझे? A case law NCLT dismissed the claim of appellant on ground of the he failed to prove his resignation letter is forged document। ये बेसिक सिचुएशन है। चलिए, अब देखो रिमूवल। क्या बेटा? मतलब बेटा आपने ना क्या पढ़ा? आपने ऑफिस खाली करने वाला सिचुएशन डिस्कस किया, जहां पर भैया लॉ के कुछ ग्राउंड्स में आप फंस चुके थे। कहाँ फंस चुके? लॉ के कुछ ग्राउंड्स में, इसलिए आपको ऑफिस खाली करना पड़ा। आपने रेजिग्नेशन पढ़ा। रेजिग्नेशन मतलब आप अपनी मर्जी से ऑफिस छोड़ रहे हो। रिमूव मतलब आपको धक्के मार के निकाला जा रहा है, राइट? आपको यहाँ पर क्या करा जा रहा है? धक्के मार के निकाला जा रहा है। कंपनी निकाल रही है आपको, आप नहीं निकल रहे हो। तो सर वन सेक्शन 169 बेसिकली बताता है रिमूवल को लेके। तो देखो, अंडर सेक्शन 169 ऑफ द एक्ट, अ कंपनी में, अगेन ऑप्शनल है भैया, कौन से रेजोल्यूशन पास करके?
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके रिमूव कर सकती है किसी भी डायरेक्टर को बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज ऑफिस ऑफ टेन्योर। मतलब जो भी उसका टेन्योर है उससे पहले अगर आप उसको निकाल रहे हो तो आप निकाल सकते हो। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? फिर कहते हैं द प्रोविजन ऑफ 169 shall apply regardless the way of which the director concerned was appointed and notwithstanding anything contained in the article of the company or agreement। मतलब कैसे भी अपॉइंट हुए उससे फर्क नहीं पड़ता, रिमूवल आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आपकी अपॉइंटमेंट किसने करी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमूवल 169 में आपकी हो सकती है। ठीक है, किसी भी मेथड से आप अपॉइंट हुए। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय शेयरहोल्डर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169 कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे, रिमूव द डायरेक्टर नॉट बीइंग द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 142। मतलब आप हर वो डायरेक्टर को निकाल सकते हो बट उस डायरेक्टर को नहीं निकाल सकते हो जिसको किसने अपॉइंट करा है बेटा, ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट करा है सेक्शन 242 में। ठीक है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या प्रोवाइड करोगे आप? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। मतलब उसका भी सुनोगे ना, कि बिना सुने निकाल दोगे, उसकी बात भी सुनोगे तभी उसको निकाला जाएगा। ठीक है, बट जनरली बेटा हमें कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? ओआर। क्या पास करना है? ओआर। बट इन देयर आर सम केसेस जहां पर क्या पास करना पड़ेगा? सुनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया गया है सेकंड टर्म के लिए अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 149। भैया फर्स्ट टाइम अपॉइंट करा है फर्स्ट टर्म के लिए, फिर तो आप ओआर पास करके इसको निकाल सकते हो। बट सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट किया है रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो भैया अगर रिमूव करना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप इसको निकाल नहीं सकते हो, समझे ना? हाँ, फिर कहता है प्रोविजन रिलेटिंग टू रिमूवल शैल नॉट अप्लाई वेयर कंपनी अवेल इटसेल्फ ऑफ द ऑप्शन टू अपॉइंट नॉट लेस देन कितने बेटा, टू थर्ड ऑफ टोटल डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन कौन सा था ये याद है? 163 है ना। इसमें अगर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है तो भैया फिर उसको रिमूव नहीं कर सकते हो सेक्शन 169 के हिसाब से। बाकी नोटिस का जो प्रोसीजर है एक बार रीड कर लीजिएगा। ये हो गया सेक्शन 169 ऑल्सो फिनिश हियर। ठीक है, बोलो जी। अच्छा, एक देखो क्या लिखा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय एनसीएलटी। क्या एनसीएलटी डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है? तो कहते हैं वेयर एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट for prevention and apportion of the management and tribunal has conducted proceeding an application, और इसके पास अगर सबूत है कि हाँ भैया डायरेक्टर मिसकंडक्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसको क्या कर सकता है बेटा, ट्रिब्यूनल रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो इसके साथ बेटा हमारा सेक्शन 167 कंप्लीट हो गया, 168 कंप्लीट हो गया और 169 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।